बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे पराशरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों सभी एक प्रश्न बनाएंगे, पराशरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो बच्चों इसमें से जो पराशरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, पराशरण दाब के आधार पर विलयनों को समझने वाले हैं। इसमें से कुछ जो संपराश्री वाला विलयन है उस पर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। बच्चों हमें यहाँ पे जो पराशरण दाब, पहले सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। पराशरण दाब के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 और उनके पहले नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहला है समपराश्री। समपराश्री विलयन, समपराश्री को बच्चों बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इंग्लिश में नेम होता है, विलयन यहाँ पे लिख दे रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पहला। दूसरा है बच्चों अतिपराश्री। अतिपराश्री यानी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक विलयन। और तीसरा है अल्पपराश्री। अल्पपराश्री हाइपोटोनिक विलयन। तो बच्चों ये जो है पराशरण दाब के आधार पर विलयन, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आइसोटोनिक यानी समपराश्री, एक अतिपराश्री जिसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, और एक होता है जो अल्पपराश्री जिसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। अब बच्चों इनके नाम में इनकी परिभाषा छिपी है, तो आप इनके नाम से ही समझ लीजिए, बाकी फिर लिख लेंगे अपन। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है सम का मतलब होता है बच्चों जो समान हो या बराबर हो। तो ऐसा विलयन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब के बराबर या समान हो, समपराश्री या आइसोटोनिक विलयन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जो समपराश्री विलयन में होता क्या है, अगर हम कोई दो विलयनों को आपस में इस प्रकार से मिला के भी रख दें तो उनमें जो पराशरण की प्रक्रिया है, मान लीजिए SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, और यहाँ पे दोनों तरफ विलयन भरे हुए हैं और दोनों विलयनों की सांद्रता कैसी है बच्चों, बराबर है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये पहला विलयन फर्स्ट सॉल्यूशन और ये मान लीजिए सेकंड सॉल्यूशन। तो ये दोनों विलयन भरे हुए हैं, तो दोनों विलयनों का जो पराशरण दाब है वो समान है। अब आपको पता है कि बच्चों पराशरण दाब जब समान है तो ना इधर से इधर जाएंगे और विलायक के ना इधर से इधर जाएंगे। तो यहाँ पर जो समपराश्री विलयन होने के कारण विलयन में से जो अणु है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बच्चों ऐसा विलयन में क्या होता है, जो हम इसका उपयोग कहाँ है बच्चों, तो वो भी समझते जाइए साथ में। जब हम हमारे शरीर में इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं या छोटे बच्चों को या किसी को भी, तो उस स्राव में लगाए जाते हैं और उसमें जो विलयन रहता है वो सीरम, रक्त सीरम के साथ, अपना जो रक्त रहता है सीरम के साथ उसमें पराश्री होता है, समपराश्री होता है। मान लीजिए अगर उसमें पराशरण दाब एक अधिक होता, अगर उसका पराशरण दाब अधिक होता तो हमारी जो कोशिकाएं हैं अधिक होने के कारण, दाब के कारण वो फट जाती है ना, तो फट जाती। इसी प्रकार कम होने पर वो सिकुड़ जाती। तो क्या होता है, ये समपराश्री वाला विलयन यहाँ पर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद अतिपराश्री, उसके नाम से समझ में अति वाला जो ज्यादा कहते नहीं है, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो कहते हैं अति करने लगे हो या अति हो गई अब तो, है ना। तो अति मतलब ज्यादा, यह सब ध्यान रखना, अति मतलब ज्यादा, और हाइपरटोनिक भी आपको याद रखना है। तो ऐसा विलयन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से अधिक हो, मतलब हम यहाँ पे दो विलयनों की तुलना कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि पराशरण दाब में ये हमने बताया आपको विलायक को विलयन से अलग करके अर्धपारगम्य झिल्ली से कर देते हैं, मतलब विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर दो विलयन हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं। तो ऐसा विलयन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से अधिक हो, अतिपराश्री या हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्प वाला, उसका नाम समझ में आ रहा है, अल्प मतलब कम। तो ऐसा विलयन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से कम होता है, अल्पपराश्री विलयन कहलाता है। तो बच्चों सभी हेडिंग डालेंगे, पहला समपराश्री विलयन और उसकी परिभाषा लिखेंगे सभी। वे विलयन
जिनके पराशरण दाब, वे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, समान या बराबर होते हैं, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। समपराश्रयी विलयन के पराशरण दाब, समपराश्रयी विलयन के पराशरण दाब समान होते हैं, साथ ही इनके मूलर सांद्रण भी, साथ ही इनके मूलर सांद्रण भी समान होते हैं। साथ ही इनके मूलर सांद्रण भी कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। इसलिए इनसे संबंधित गणनाओं के लिए, इसलिए इनसे संबंधित गणनाओं के लिए निम्न सूत्रों का उपयोग या निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। डैश लगा कर सूत्र को लिखेंगे सही बच्चे। ये बच्चों हमने लिख दिए हैं, एक विलयन और ये दूसरा विलयन। मगर बच्चों पहचाने कैसे? इसलिए या तो हम यहाँ पर 1 और 1 यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर 2 और 2 कर सकते हैं, मतलब ये पहला विलयन ये दूसरा विलयन। एक तरीका तो इसका ये है, और दूसरा तरीका बच्चों इसका एक और है जिसको हम विलय के आधार पर भी कर सकते हैं। विलय मतलब यहाँ पे पहला विलय का द्रव्यमान, पहला विलय V1 और ये MV1। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं बच्चों WV2 और यहाँ पर MV2। मतलब पहले विलयन का मूलों का मूल दे दिए, पहले विलयन के मूल और ये दूसरे विलयन के मूल, क्योंकि मूल का सूत्र क्या होता है बच्चों? n बराबर क्या होता है मूल का मान? W/m। हमने वही तो लिखे हैं। तो ये मूल है, एक तरह से हमेशा भी लिख सकते थे इसको कि n1 बराबर n2, मतलब पहले विलयन के मूल बराबर होते हैं दूसरे विलयन के मूलों के, इनके मूलक सांद्रण भी बराबर होते हैं। तो मूलक सांद्रण यही है बच्चों, मूलक सांद्रण मतलब मूल। तो यहाँ पर इनका जो सांद्रण है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। तो बच्चों इसका न्यूमेरिकल्स आता है, तो यहाँ पे अपन को इसको जैसे ध्यान रखना है। तो इसको दर्शाने का हम अलग अलग तरीका, कहीं 1 और 1 अकेला लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो आपको जैसे उचित लगे वैसे कर सकते हैं। मूलक सांद्रण भी समान होते हैं, सूत्र को लिखना है सभी को। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे नीचे कौन सी चीज क्या है, तो लिखेंगे सभी जहाँ WB1 एवं WB2 एवं WB2 क्रमशः पहले विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान एवं दूसरे विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान है। बच्चों ये क्या है? WB1 और WB2 पहले विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान तथा दूसरे विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान है, क्रमशः है ना। तथा MB1 एवं MB2 पहले विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान एवं दूसरे विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान है। ये बच्चों यहाँ पर अलग अलग लिख सकते थे। WB1 क्या है? पहले विलयन का द्रव्यमान, पहले ये WB2 हो जाता दूसरे विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये जो लिख लिया वो ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हमें हेडिंग आना है दूसरी, अति पराश्रयी विलयन। अति पराश्रयी विलयन में बच्चों भी हमने हेडिंग आपको बताया था, परिभाषा में लिखेंगे सभी। अति पराश्रयी विलयन वह विलयन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से, वह विलयन जिसका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से अधिक होता है, अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। और इसके बाद इसमें लगेंगे ऐसे विलयन का मूलर सांद्रण दूसरे विलयन के मूलर सांद्रण से अधिक होता है। ऐसे विलयन का मूलर सांद्रण दूसरे विलयन के मूलर सांद्रण से अधिक होता है। मतलब कैसे बच्चों? जैसे मान लीजिए ये N1 है पहला विलयन और एक N2 है। तो मान लीजिए अगर ये पहला विलयन है दूसरा विलयन, तो यहाँ पे दूसरे विलयन के पराशरण दाब से हमें इसका जो है
मोलर सांद्रता जो हमेशा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो अति पराश्रयी है। इस पराश्रय दाब भी अधिक हो इसका, तो मोलर सांद्रता भी अधिक होगा, जब तो उसका पराश्रय दाब अधिक है। तो ये इसका हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ डालेंगे लास्ट अल्प पराश्रयी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके आधार पे आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं बच्चों। वह विलयन जिसका पराश्रय दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है अल्प पराश्रयी विलयन कहलाता है। अल्प पराश्रयी विलयन कहलाता है। अब बच्चों इन पराशरण का जो है बहुत महत्व है अपने दैनिक जीवन में भी और सभी जगह, पेड़ पौधों के लिए भी। तो बच्चों इनका कहाँ उपयोग है, देखिए हम अचार वगैरह डालते हैं, अचार डालते हैं तो उसमें हम नमक की मात्रा को ज्यादा रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम उसको ऐसा करके पराशरण दाब को बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, जब हम उसमें नमक मिलाते हैं तो अचार की जो सांद्रता है, जो अचार की सांद्रता है वो क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा हो जाती है। अब तो आप खुद सोचिए, जब कोई सूक्ष्म जीव वगैरह उसको खराब करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर आएंगे अचार के ऊपर, तो अब बच्चों इसकी सांद्रता है अधिक, सूक्ष्म जीव के अंदर सांद्रता है कम, मतलब इसमें विलायक अंदर ज्यादा है, इसमें विलायक कम है। होगा क्या, जैसे ही इधर पर जाएंगे सूक्ष्म जीव तो अचार का जो नमक है वो उसके अंदर से पराशरण दाब अधिक होने के कारण, सांद्रता अधिक होने के कारण जो है सूक्ष्म जीव से पानी को पूरा खींच लेंगे, और जो जब इसके पूरा पानी को खींच लेंगे तो वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जैसे बच्चों पेड़ पौधों में भी पराशरण दाब के द्वारा जल जो ऊपर की ओर जाता है खिंचता हुआ, है ना, जड़ें जो है पानी को खींचती हैं, और वो भी क्या होता है पराशरण दाब के कारण ही ऐसा हो पाता है। अगर पराशरण दाब नहीं होता तो पानी ऊपर नहीं जाता, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाता। और भी ऐसे, इसके अलावा हमने बताया भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें भी आपका पराशरण दाब का काम होता है ना। उसको जो सांद्रता रखी जाती है वो अपने रक्त के सीरम के बराबर सांद्रता रखी जाती है। अगर ज्यादा कम हुई तो दिक्कत हो जाएगी, या तो नस सिकुड़ जाएंगी या फिर फट जाएंगी, है ना। तो इस आधार पर आप पराशरण दाब का उपयोग बहुत ज्यादा है ना। अब इसके बाद बच्चों हम इनके क्या न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे से कैसे आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं न्यूमेरिकल इसका। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स दिया है आपको समपराश्रयी विलयन से संबंधित। तो इसमें दिया है यूरिया का एक जलीय विलयन है जिसमें 6 ग्राम यूरिया, किसका विलयन है बच्चों, यूरिया का एक जलीय विलयन है, यूरिया जल में घुला हुआ है और उसमें 6 ग्राम यूरिया प्रति लीटर में उपस्थित है। तो 6 ग्राम यूरिया को किसमें घोला है, 1 लीटर विलयन में घोला हुआ है। एक सुक्रोज का विलयन समपराश्रयी विलयन है। अब उसमें सुक्रोज भी है एक विलयन जिसका जो पराशरण दाब है वो किसके बराबर है, इसके यूरिया के। तो सुक्रोज के विलयन की का सांद्रण ज्ञात कीजिए, तो उसकी सांद्रता ज्ञात करना है और दोनों के, जबकि यूरिया एवं सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान, दोनों का आणविक द्रव्यमान बच्चों क्रमशः दिए हैं 60 और 342। यूरिया का है 60 और सुक्रोज का है 342। बच्चों अगर आपको अगर नहीं आते हैं, अगर पेपर में नहीं दिए गए होते हैं तो भी आपको सुक्रोज का सूत्र हम बता चुके हैं, C12H22O11 होता है। यूरिया का सूत्र बच्चों NH2CONH2 होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या दिया है, उसके आधार पर हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल और लिखेंगे दिया है। अब दिया है बच्चों देखते हैं अपन को क्या क्या चाहिए बच्चों। अभी हमने समपराश्रयी का सूत्र पता किया था, एक तो हमें उसमें चाहिए WB1 दिया है, इसके साथ में यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों MB1, और इसके बाद दूसरा है बच्चों WB2 और एक और है आपका MB2। तो बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एक चीज का, MB2 हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं और WB2 बाद में, इसका भी बताएंगे। और ये 4 चीजें हमें चाहिए, है ना। 2 विलयन है, दोनों का अपन मूलर सांद्रण, मूलर का सूत्र होता है आपका WB1/MB1। तो बच्चों देखो पहला जो विलयन है आपका यूरिया का विलयन है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम WB1 है, विलय का द्रव्यमान कितना दिया पहले विलयन का 6 ग्राम। MB1 कितना दिया बच्चों, आणविक द्रव्यमान, तो बच्चों यूरिया का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दिया है 60, तो ये 60 लिख दिया। अब बच्चों MB2 दूसरे विलयन का आणविक द्रव्यमान बच्चों दिया हुआ सुक्रोज का कितना 342, ठीक है। इसको हमने नीचे से लिखा था बच्चों क्योंकि हमको यही निकालना था। उसमें लिखा है सांद्रण ज्ञात कीजिए, इसका सुक्रोज का दूसरे विलयन का, तो दूसरे विलयन का सांद्रण हमको ज्ञात करना था, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बच्चों हमको इसमें सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है बच्चों, WB1/MB1। सूत्र क्या होता है इसका, WB1/MB1
Mv1 बराबर होता है Wv2 अपॉन Mv2। तो ये आपको बच्चों यहाँ सूत्र लगाना है और लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर। अब इसके बाद जो सूत्र लिखना है आपको, और सूत्र लिखने के बाद उसमें मान रखना है। Wv1 का मान कितना दिया है 6, Mv1 कितना है 60 बराबर Wv2 हमें बच्चों निकालना है, इसलिए यहाँ पर Wv2 जब उतना रहेगा। और इसका मान कितना दिया है Mv2 का 342। अब आपको बच्चों यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। Wv2 को निकालना है, इसलिए इसको ही रहने देंगे, 342 समझ आएंगे इसके ऊपर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं Wv2 बराबर 6 गुणा 342 और नीचे जाएगा बच्चों ये 60, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब बच्चों इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 कम 60 और 10 से इसको काट देंगे तो ये हो गया आपका Wv2 बराबर 1 जीरो है बच्चों, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 34.2 और ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया बच्चों। Wv2 निकालना था, लीटर में खुला हुआ था तो लीटर के हिसाब से हमने इसका मान निकाल लिया, तो 6 ग्राम प्रति लीटर। तो दूसरा विलयन जो है बच्चों वो है 34.2 ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार से आपको करना है, करना है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का और न्यूमेरिकल सम आपके लिए भी दे रहे हैं तो आपको करना है। तो इसको सभी अच्छे से नोट कर लेंगे और दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा तो उसको आपको करना है। तो बच्चों आपको इन दो प्रश्न न्यूमेरिकल्स के संपराश्री विलयन से संबंधित स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आपको करके उनको भेजना है। अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न है हमारा बच्चों असामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। ये बच्चों बेसिक प्रश्न है, पहले इसकी बेसिक चीज समझना है। इसमें से न्यूमेरिकल आता है और बाकी इस प्रश्न से थ्योरेटिकल अभी तक नहीं पूछा गया है। बच्चे हेड बना लेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। बच्चों असामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने आपको याद होगा 4 अणु संख्या गुणधर्मों को पढ़ लिया है। 4 अणु संख्या गुणधर्म बच्चों जो थे हमारे वो थे ये P0A माइनस Pa अपॉन P0A बराबर XV, ये हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, और तीसरा जो था बच्चों वो था डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, और चौथा बच्चों जो पढ़ा हमने पाई बराबर CRT। ये बच्चों हमने 4 अणु संख्या गुणधर्म थे वो हमने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों इनके मान, इनकी सहायता से हम आणविक द्रव्यमान की गणना कब कर सकते हैं, इसके लिए कुछ शर्तें, कुछ नियम हैं। तो ये मुख्य चीजें 3 हैं। एक तो यहाँ पे बच्चों जो इनका जो विलयन होना चाहिए वो होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। जो भी हम मिला रहे हैं सॉल्यूशन में वो सब वाष्पशील हो। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों इनके लिए विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों जब हम दोनों को मिलाते हैं तो उनमें ना तो वियोजन हो और ना ही संगुणन हो। अब वियोजन और संगुणन बच्चों यहाँ पे बहुत खास है। वियोजन का मतलब होता है किसी चीज का अलग अलग हो जाना, टूट जाना, उसको हम कहते हैं वियोजन। जैसे कि मान लीजिए NaCl है, इसको जब हम विलयन में डालते हैं, नमक है ये, और जब विलयन में डालते हैं बच्चों पानी में तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो इसको कहते हैं बच्चों वियोजन। अब मान लो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3COOH के 2 अणु लिए। अब ये 2 अणु अभी क्या है, अलग अलग है दोनों अणु, लेकिन अब जब विलयन में जाएंगे तो ये होता क्या है, आपस में दोनों जुड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। CH3COOH एक अणु और होगा वो इस प्रकार से इससे जुड़ जाएगा H, CH3COOH और CH3COOH। इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इन दोनों में आपस में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल के 2 अणु थे, हमने विलयन में 2 अणु डाले थे, लेकिन वहां पे जाकर विलयन में क्या बन गए, 1 बन गया। अब हमें बच्चों पता है कि अणु संख्या गुणधर्म जो है वो है कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर, तो वो कैसा है। तो जो जैसे हमने यहाँ पर 2 डाले तो हम जब गणना करेंगे बच्चों जो आणविक द्रव्यमान की, तो हम 2 के हिसाब से गणना करेंगे, लेकिन वास्तव में होता क्या, वो अंदर जाके 1 हो गए।
जिसकी वजह से जो मान आएगा वो भिन्न आता है। तो यहाँ पर ये चीज की जो दिक्कत होती है, इस वजह से उनका ना तो वियोजन हो ना संगुणन हो, तब तो हमें इनकी सहायता से आराम से आप जो है आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इनमें वियोजन या संगुणन हो गया तो क्या होगा, तो फिर इनके जो मान है वो गलत आएंगे। तो इसी से संबंधित एक बार्नहाफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बार्नहाफ गुणांक दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। बार्नहाफ गुणांक को आई से दर्शाते हैं। इन्होंने क्या बताया था, सामान्य आणविक द्रव्यमान और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, बार्नहाफ गुणांक कहते हैं। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान मतलब वो होता है बच्चों जैसे हम कागज पर, जो हम अभी बता रहे थे आपको गणना से, जो हमने यहाँ पर देखा, हमने 1 मोल डाला था NaCl का और उसके हिसाब से अपने गणना कर ली। लेकिन विलयन में जाने के बाद ये क्या हुआ, एक मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर तो 2 मोल होगा, हम कर रहे थे 1 के हिसाब से गणना, तो गड़बड़ आएगी कि नहीं आएगी। तो बच्चों ये चीज में सुधार करने के लिए बार्नहाफ ने एक गुणांक दिया आई, जिसे हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसी गुणांक के आधार पर इन अणु संख्या गुणधर्मों में सुधार किया गया। तो वो सुधार क्या था बच्चों, तो उन्होंने कुछ नहीं करना, आपको सबके यहाँ पे बच्चों गुणा में आपको आई कर देना है, बस ये उन्होंने सुधार कर दिया था। अब बच्चों कैसे इसको करने से क्या होगा, अब इसको करने से होगा बच्चों कि आपका जो भी विलयन में संगुणन हुआ, वियोजन हुआ है, तो वो हम संख्या यहाँ पर उससे गुणा कर देंगे और आपका मान जो है सही निकल आएगा। बच्चों अगर अणुओं की संख्या 1 आई, वियोजन या संगुणन की जो भी बात हुई, तो वो अपन यहाँ पे 1 ही लिख देंगे। अगर 2 हुई संख्या तो 2 लिख देंगे, 3 हुई तो 3 लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने यहाँ बताया आपको, हमने 1 मोल डाला था NaCl का और 2 मोल हो गए, तो अब यहाँ पे NaCl का आई का मान कितना हो गया, 2। तो यहाँ बच्चों आई की जगह क्या कर देंगे, 2, बाकी वैल्यू अपनी मिल ही आएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये जो मान है वो बिल्कुल सही प्राप्त होंगे। ये बच्चों आज हमें इसमें समझना है। डालेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान, जो अभी हमने समझा उसकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो लिखेंगे जब हम किसी भी अणु संख्या गुण के मापन से पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं और उसका मान सैद्धांतिक मान से भिन्न आता है, तो इसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके, जब किसी विद्युत अनअवघट्य बच्चों विद्युत अनअवघट्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। यहीं पर विद्युत अनअवघट्य भी होते हैं बच्चों, जो हम विलयन में जब डालते हैं तो ना वियोजित होते हैं ना संगुणित होते हैं। जैसे कि आपका ये ग्लूकोज है C6H12O6 है, सुक्रोज है C12H22O11 है, यूरिया बच्चों, तो ये जो है विद्युत अनअवघट्य कहलाते हैं। NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। तो बच्चों ये जो विद्युत अनअवघट्य कहलाते हैं, जो विलयन में डालने पर ना संगुणित हो ना वियोजित हो, इनकी जो मान है वही रहेगा, इनको विलयन में डालने ना टूटेंगे ना ये संगुणित होंगे, तो इनको बोलते हैं विद्युत अनअवघट्य। तो हम जब इनको विलायक में मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए लिखिए इसके आगे, जब किसी विद्युत अनअवघट्य को विलायक में विलय किया जाता है तो प्राप्त होने वाला प्रायोगिक मान और उसके बाद कॉमा लगाएंगे सभी, प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान के बराबर होता है। अब बच्चों जो प्रैक्टिकल से प्राप्त हो रहा है और जो हम कर रहे थे गणना से प्राप्त, दोनों कैसे आ रहे हैं बच्चों, बराबर आ रहे हैं। क्यों आ रहा है बराबर, हमने आपको बताया था कि जिनमें संगुणन वियोजन होगा उनमें बराबर नहीं आता। सिर्फ ऐसा विद्युत अवघट्य होना चाहिए जो संगुणित ना होता हो, वियोजित ना होता हो, उसका मान जो है वो सही आएगा, बराबर आएगा, चाहे प्रैक्टिकल से कर लो चाहे गणना से कर लो। तो वो विद्युत अनअवघट्य ऐसे ही विलयन है, तो इनका कैसा आता है, बराबर आता है। इसके बाद आगे लिखेंगे, किंतु जब किसी विद्युत अवघट्य विलय का आणविक द्रव्यमान अपेक्षित मान से भिन्न प्राप्त होता है तो इसका कारण विलय के अणु का विलायक में होने वाला वियोजन या संगुणन होता है।
तो बच्चों अगर अपेक्षित मान मतलब वो होता है बच्चों जिसके हम चाह रहे थे कि इसका मान इतना आएगा लेकिन आता कम या ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, या तो वियोजन है या फिर संगुणन है। तो इन वियोजन और संगुणन को हम समझते हैं कि वियोजन होने पर क्या होता है और संगुणन होने पर क्या होता है। तो इसके बाद हेड डालेंगे सभी वियोजन, हम इनको समझते हैं कि करके हेड डालेंगे वियोजन। तो वियोजन में बच्चों आप खुद सोचिए, अभी आपको खुद पता चल जाएगा बच्चों वियोजन में आई जो मान है वो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि मान लीजिए BaCl2 है, BaCl2 है और जब इसको जो विलयन में घोलेंगे तो ये टूटेगा Ba2 प्लस आयनों में और प्लस ये टूट जाएगा 2Cl माइनस आयनों में। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो I का मान है, I का मान है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने डाला कितना था मूल आपका, बेरियम क्लोराइड का 1 मूल डाला था। यहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों, वहाँ 1 रहता है, तो ये आपको याद रखना है, लिखना नहीं है। तो BaCl2 का हमने 1 मूल डाला था, है ना, कितना मूल डाला था, 1 मूल। तो हम गणना जो करेंगे वो क्या करेंगे, 1 के हिसाब से करेंगे। अब ये विलयन में जैसे डाला तो ये टूट गया, तो यहाँ पे बेरियम के कितने मूल मिले, 1 मूल बेरियम के मिले और हमें क्लोरीन कितने मिले, 2 मूल हमें क्लोरीन के मिले। तो टोटल बच्चों विलयन में जाके कितने मूल हो गए, 3 मूल हो गए। अब 3 मूल रखना था जबकि हम 1 मूल के हिसाब से गणना कर रहे थे, तो मान लगा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मान है वो बढ़ जाता है, वियोजन के बाद I का मान क्या हो जाता है, वो 1 से ज्यादा आता है। कितना आता है, I का मान 1 से ज्यादा आएगा। बांठा जो गुणांक हम निकाल लेंगे वो I का मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। अब बच्चों यदि वियोजन की जगह संगुणन, संगुणन से मतलब है बच्चों को अणु जुड़ जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में जब घोलते हैं तो इसके 2 अणु संगुणित हो जाते हैं, CH3COOH, CH3COOH। इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर, इस प्रकार से 2 डाइमर बना लेते हैं जिसको हम द्विलक बोलते हैं। एक प्रश्न आता है बच्चे इस प्रकार का। तो जब इनको हमने डाला था तो बच्चों यहाँ पर हमने 2 अणु डाले थे, इसके कितने डाले थे विलयन में, 2 अणु डाले हैं एसिटिक अम्ल के। लेकिन जब विलयन में ये गए तो उन्होंने आपस में हाइड्रोजन बंध कर लिए, इसको बोलते हैं अंतरा हाइड्रोजन बंध, मतलब आपस में ही अणु जिनके जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, इस प्रकार से ये 1 अणु बचता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो गणना से प्राप्त मान आएगा वो क्या आएगा बच्चों, हम सोच रहे थे 2 के हिसाब से, वो गणना हो गई कितने हिसाब से, 1 के हिसाब से, तो वहां पर मान कम आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका वियोजन। वियोजन जब 1 से ज्यादा है, अब आप खुद सोचिए 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब हम सोच रहे थे 1 लेकिन वो 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब वियोजित हो गया तभी तो हो रहा है ना। इसके बाद अगर I का मान 1 से कम है, I का मान 1 से कम है तो क्या हुआ, इसका मतलब उसमें संगुणन हो गया। तो हमने तो दिया था 1, वो 1 भी नहीं बचा और कम हो गया, आधा हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, I का मान कम हो जाएगा। अब यदि I का मान बच्चों 1 के बराबर है तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि ना तो उस विलयन में संगुणन हुआ है और ना वियोजन हुआ है। अगर कभी एक मान आए, किसी विलयन को डालने के बाद I का मान अगर 1 आता है तो उसका मतलब ये हुआ ना तो विलयन में संगुणन हुआ और ना ही वियोजन हुआ। तो बच्चों वियोजन हेड डाल लेंगे सभी और उसमें लिखेंगे वियोजन में, जब किसी विलय का विलयन में वियोजन होता है तो विलयन में विलय के कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बच्चों देख रहा है उनको 1 मूल डाले थे और वृद्धि हो गई, उनके 3 मूल हो गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, इसी में सूत्र है नीचे, क्योंकि हमें पता है कि अणु संख्यक गुण जो है वह समानुपाती होते हैं कणों की संख्या के। जितनी ज्यादा कणों की संख्या होगी उतनी ज्यादा अणु संख्या गुण दर्शाएगा। अपन ने पहले पढ़ लिया है कि अणु संख्या गुण जो वो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना। और अणु संख्या गुण जो है, अणु संख्या गुण और आणविक द्रव्यमान में होता है विपरीत संबंध। अणु संख्यक गुण व्युत्क्रमपाती होते बना कौन, आणविक द्रव्यमान के, मतलब बच्चों जितना ज्यादा अणु संख्या गुण का मान होगा आणविक द्रव्यमान उतना ही कम होता है। तो ये इनमें विपरीत संबंध होता है। तो इसके बाद बच्चों एक नीचे लाइन लिखेंगे सभी, एक लाइन नीचे लिखाएगी, इसके नीचे लिखना, इसलिए विलय का वियोजन होने पर
उसके आणविक द्रव्यमान में कमी होती है। आणविक द्रव्यमान में कमी होती है। इसके बाद बच्चों उदाहरण लिखेंगे नीचे। इन सबको लिखने के बाद उदाहरण हेड डालेंगे और लिखेंगे NaCl का Na+ एवं Cl-। अब थ्योरी में लिखना, समीकरण नहीं लिखना। NaCl का Na+ इस प्रकार से लिखना एवं Cl- में वियोजन, NaCl का Na+ एवं Cl- में वियोजन होने पर NaCl का प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान वास्तविक मान से आधा प्राप्त होता है। तो बच्चों इसका मान जो है आधा प्राप्त होता है। तो इसके बाद बच्चों आप सभी हेड डालेंगे। वियोजन हमारा ये कंप्लीट हो गया है, थ्योरी भी हुई, इसको उदाहरण भी हो गया। अब हेड डालेंगे बच्चों सभी संगुणन। और संगुणन में बच्चों ये जो संगुणन का जो टॉपिक है इसको बच्चों हम समझेंगे कल नए वीडियो में, नए अंदाज में। और आज का वीडियो लेक्चर बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।